Hello students, now today we will discuss the state of health infrastructure, that is from page number 151. You have to remember one thing, that is एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ बहुत सारी आती है इन चैप्टर्स में से, स्टैटिस्टिक्स में से. सो डू मोर एंड मोर केस स्टडीज़, ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ करो और कोई भी चीज़ को समझ के पढ़ो. इसमें समझ के पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर इवन द case studies. State of health infrastructure. The government has the constitutional obligation to guide and regulate all health related issues. गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट जो है वो सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो गवर्नमेंट सॉल्व करेगी. सच एज मेडिकल एजुकेशन, फूड में अगर कोई एडल्ट्रेशन आ रहा है, ड्रग्स, पॉइजन्स, मेडिकल प्रोफेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल डेफिशिएंसी, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट ध्यान रखेगी. यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़, बहुत सारे प्लान्स ऐसे बनाए हैं फॉर द सेंट्रल थ्रू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. मतलब ये जो एसोसिएशन है इसके साथ मिलकर यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाए हैं. उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ठीक है हेल्प किए, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प किए, बहुत फाइनेंशियली, पैसे से भी और टेक्निकली उन लोगों को हेल्प किए, सो दैट हर स्टेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो सके. यूनियन टेरिटरीज़ को भी हेल्प किए ताकि पूरी कंट्री में, स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटरी लेवल पे, पूरी कंट्री में क्या हो जाए, ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो अप्लाई हो जाए. ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें तो इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेन पावर है, वो अलग अलग लेवल पे वो डेवलप हुआ है. विलेज लेवल पे हम देखें तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स जिनको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बोला जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बोला जाता है, वो डेवलप हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने सेटअप करवाए हैं. इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स रन हो रहे हैं जो कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपनी मर्जी से कोई एजेंसीज चला रही है, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर भी चला रहे हैं. ये हॉस्पिटल्स जो है प्रोफेशनल चला रहे हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स चला रहे हैं, ठीक है, जो कि मेडिकल फार्मेसी या नर्सिंग कॉलेजेस से ट्रेंड हुए हैं, या तो जो डॉक्टर्स हो चुके हैं, जो प्रोफेशनल्स हो चुके हैं वो, या फिर जिन्होंने मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज लिया है, मेडिकल स्टडीज़ की है, वो लोग भी ये हॉस्पिटल्स चला रहे हैं. इंडिपेंडेंस से अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज बढ़ी हैं. 1951 2017 से अगर हम कंपेयर करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज जो है वो 9300 से बढ़कर कितनी हो गई है, 51,300 हो गई है. हॉस्पिटल बेड्स जहाँ पे सिर्फ 1.2 लाख थे वो अब 7.1 लाख हो गए हैं. नर्सिंग, जो नर्सेज हैं वो जहाँ पहले 0.18 थी अब 28.8 लाख हो गई है. डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स मतलब जो ये एलोपैथी मतलब जो ये हम लोग मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो जो डॉक्टर्स है वो 0.62 लाख्स थे तो वो 10.4 लाख्स हो गए हैं. मतलब इतना ज़्यादा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, इन टर्म्स ऑफ बेड्स, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस. फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन की वजह से आज हमारे यहाँ पे स्मॉल पॉक्स जैसी जो बीमारी होती है, पोलियो, लिप्रोसी, ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ अ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो दिया हुआ है, टेबल का कंपैरिजन दिया है कि कितने हॉस्पिटल्स जो हैं वो बढ़े हैं, बेड्स बढ़े हैं, डिस्पेंसरीज बनी हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स बढ़े, कितने सारे बढ़ गए हैं, वो सारे टेबल में बताया गया है. नाउ प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? प्राइवेट सेक्टर्स मीन्स प्राइवेट पीपल्स जिन्होंने अपना हॉस्पिटल सेटअप किया. इन रिसेंट टाइम्स व्हाइल द पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर हैज़ नॉट बीन सो सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग द गुड्स. रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स मतलब गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, पर प्राइवेट सेक्टर्स ने उन सारे उस सब की कमी पूरी की है. 70% हॉस्पिटल्स जो है वो आज प्राइवेट सेक्टर्स रन कर रहे हैं, जिसमें जितने भी टोटल बेड्स अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में, उसमें 2/5 बेड्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं. 60% डिस्पेंसरीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स की है, और ऑलमोस्ट 80% आउट पेशेंट्स और 46 इन पेशेंट्स जो हैं वो भी कहाँ पर हैं, प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं. रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर जो है एक बहुत अच्छा रोल निभा रहा है, जिसमें फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड,
फार्मास्यूटिकल सेल से रिलेटेड मतलब सेल ऑफ मेडिसिन, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज। मतलब इसमें अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर इज़ इम्प्रूविंग अ लॉट, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अब अगर हम ये देखें पेज नंबर 152 पे बॉक्स देखिए 8.5 का हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, तो इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 3 टायर सिस्टम है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में क्या होता है कि एजुकेटिंग अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स, उन लोगों को एजुकेट करवाना कि आपको अगर ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। उसमें क्या किया जाता है, एक प्रॉपर फूड सप्लाई किया जाता है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, एक प्रॉपर वाटर सप्लाई हो, अच्छा सैनिटेशन हो, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड लोगों को बताया जाता है। फिर इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में बताया जाता है, अगर कोई इंजरी हो जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ड्रग्स वगैरह के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको ऐसा होता है तो आप ये ले सकते हो। तो दिस इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसमें आपको जो नॉर्मल बीमारी है उसके बारे में बता दिया जाता है ताकि आप खुद ही ट्रीटमेंट कर पाओ। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। Auxiliary nursing midwife, that is ANM, is the first person who provides primary health care in rural area. ये ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ जो है वो एक फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो रूरल एरिया में स्टार्ट किया। वो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड हॉस्पिटल्स जो है वो विलेजेस में सेटअप हुए, स्मॉल टाउन्स में सेटअप हुए, जो जनरली सिंगल डॉक्टर जो है वो मैनेज करता है, कुछ नर्सेस और कुछ लिमिटेड मेडिसिन के साथ। मतलब अपन बोल दें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को तो क्या एक प्रॉपर डॉक्टर, सिंगल डॉक्टर जो अपनी क्लिनिक लगा कर बैठा है, वो हो गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। जिसके पास एक आध नर्स होगी तो ठीक है, कुछ लिमिटेड मेडिसिन है और अपना क्लिनिक चला रहा है, उसे बोला जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC एंड सब सेंटर्स, या बोला जाए अगर अदर लैंग्वेज में बोल दे तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब सेंटर्स। व्हेन द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट इज़ नॉट मैनेज्ड बाय PHCs, दे आर रिफर्ड टू सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल। जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में उसमें कंडीशन मतलब बेकार हो गई है, वो कंडीशन जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे नहीं संभल रही है, तो फिर उनको रेफ़र किया जाता है कि आप सेकेंडरी या टर्शियरी हॉस्पिटल्स में जाएं। सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में क्या है, तो वो हॉस्पिटल जिसमें बेटर फैसिलिटीज़ होती है सर्जरी के लिए, एक्सरे के लिए, ECG के लिए, वो सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होता है जो प्राइमरी हेल्थ केयर का भी काम करता है, साथ साथ में एक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी देता है, जो जनरली डिस्ट्रिक्ट में होता है या बड़े बड़े टाउन्स में होता है। वो हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रॉपर मेडिसिन भी अवेलेबल होती है, एज वेल एज कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तो वहाँ सेकेंडरी लेवल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर सॉल्व हो सकती है। और वो प्रॉब्लम जो कि ना तो सेकेंडरी हॉस्पिटल में सॉल्व हो रही है ना प्राइमरी हॉस्पिटल में सॉल्व हो रही है, देन इट कैन बी सॉल्व इन टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में कौन आते हैं, तो मैनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आते हैं, जो सिर्फ क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन ही नहीं देते बल्कि रिसर्च भी करते हैं और स्पेशल सर्विसेज देते हैं, स्पेशल हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। मतलब वो लोग क्या करते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, रिसर्च भी करते रहते हैं, एज वेल एज जो भी प्रॉब्लम्स होती है या जो भी डिसीजेज होती है जो कि सेकेंडरी लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाई उनको भी सॉल्व करते हैं। नाउ मेडिकल टूरिज्म अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे TV न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ देखी जा रही है कि सर्जरीज, लीवर ट्रांसप्लांट, डेंटल ट्रीटमेंट या कोई भी कॉस्मेटिक केयर के लिए फॉरेनर्स जो है वो इंडिया आ रहे हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये फॉरेनर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सेम ट्रीटमेंट अगर वो उनकी कंट्री में करवाते हैं तो इट इज़ क्वाइट कॉस्टली, वही ट्रीटमेंट वो इंडिया में कम में करवा पा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर विजिटिंग इंडिया।
और ये फिगर जो है वो 15% हर साल बढ़ रहा है। एक्सपर्ट ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि इससे हम 500 बिलियन रुपीज़ जो है वो कमा सकते हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी अपग्रेडेड टू अट्रैक्ट मोर फॉरेनर्स टू इंडिया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें और अच्छा करें, ताकि और ज़्यादा फॉरेनर्स हमारे इंडिया से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर अपने यहाँ पे सर्जरीज करवाए, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। 2000 अब अगर हम बात करें प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे, तो 2001-2002 में मोर देन 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेज, जिसमें ऑलमोस्ट 22 लाख पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिली है। 80% ऑफ देम आर सिंगल पर्सन ओन। उसमें से भी 80% जो लोग हैं वो तो अपने सिंगल डॉक्टर की तरह अपना क्लिनिक लगा कर बैठे हैं, ठीक है। ऑपरेटेड बाय वन पर्सन ओकेजनली एम्प्लॉइंग अ हायर्ड वर्कर। बहुत कम, एक आध को अगर जॉब पे रखा तो ठीक, नहीं तो ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर हैं जो अपने यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं खुद ही अकेले ही अपना क्लिनिक लगाकर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। स्कॉलर्स ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, इवन जो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं वो लोग भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। नाउ कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन हेल्थ केयर बॉक्स वाला, तो इसमें हमको ये देखा जा रहा है कि एक गुड हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप हुआ है कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की वजह से। जहाँ पर क्या हो रहा है, इट फंक्शंस विद द आइडिया दैट पीपल कैन बी ट्रेंड एंड इन्वॉल्व इन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें मेन फंक्शन ये है कि लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो डिसीजेज जो बहुत नॉर्मल है, इट कैन बी सॉल्व बाय द पीपल ओनली, अगर पीपल खुद ही नॉलेजेबल होंगे तो, ठीक है। ये मेथड जो है ऑलरेडी कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्टार्ट भी कराई जा चुकी है, जैसे सेवा इन अहमदाबाद, अकॉर्ड इन नीलगिरी, जहाँ पे NGOs जो है वो वर्क कर रहे हैं इंडिया में, जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस हैव बिल्ड अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर देयर मेंबर्स एंड ऑल्सो टू गिव लो कॉस्ट हेल्थ केयर टू पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं एज वेल एज एजुकेट करवा रहे हैं, आसपास के विलेजेस को भी लो हेल्थ केयर सर्विसेज में कर रहे हैं। तो इवन दे आर ट्रेनिंग वुमेन हेल्थ वर्कर्स, आसपास की जो वुमेन जो उनको भी ट्रेन कर रहे हैं कि वो लोग भी ट्रेंड हो जाए, ताकि और किसी को अगर प्रॉब्लम आती है तो तुम ही उनकी वो जो वुमेन हैं वो ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो ये क्या बनाई है ऑर्गेनाइजेशन, कष्टागिरी संगठन ये भी बनाया गया है, जिसमें वुमेन को ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है, ताकि वुमेन ही ट्रीटमेंट दे दें। 1990 से अगर हम लिबरलाइजेशन मेजर से देखें, मतलब 1990 के बाद से मैनी नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स टू अट्रैक्ट इंडियाज रिच एंड मेडिकल टूरिस्ट, ठीक है। ऐसा देखा जा रहा है 1990 के बाद, जब से लिबरलाइजेशन हो गया, जब से ग्लोबलाइजेशन आ गया है, उसके बाद से बहुत सारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो है वो भी हमारे हॉस्पिटल से अट्रैक्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं। डू यू थिंक मोस्ट पीपल इन इंडिया कैन गिव एक्सेस टू सच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स? तो वाई नॉट, व्हाट कुड बी डन सो दैट एवरी पर्सन इन इंडिया कुड एक्सेस टू द डिसेंट क्वालिटी हेल्थ केयर? तो क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हर पर्सन जो है एक प्रॉपर हेल्थ केयर पा सके, एज वेल एज फॉरेनर्स जो हैं वो भी हमारे इंडिया में आ सके? तो व्हाट शुड बी डन? तो दिस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मस्ट बी अवेलेबल एट द चीपर रेट सो दैट एवरीबडी कैन टेक द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड टू गो टू द हॉस्पिटल्स। नाउ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो इंडिया की सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसा है, तो इट इंक्लूड 6 सिस्टम। इंडिया का जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, मतलब वो आयुर्वेद वाला, वो आयुष का फुल फॉर्म जो है वो 6 सिस्टम है, AYUSH, ठीक है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, ठीक है। आयुष है ना, एन भी आता है उसमें, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। एट प्रेजेंट अगर आज की हम बात करें तो 3943 आयुष हॉस्पिटल्स एंड 27,700 डिस्पेंसरीज हैं, 7.4 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, बट बहुत कम किया जा रहा है लोगों को एजुकेट करवाने में। मतलब आयुर्वेदा, योगा,
यूनानी, सिद्धा, जो आयुर्वेद से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें लोगों को बहुत कम एजुकेट करवाया जा रहा है। साथ साथ में इससे रिलेटेड रिसर्च भी कम हो रही है। जबकि अगर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करवाया गया इस फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रिसर्च की गई तो ISM के पास पूरा पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकता है, हमारी बहुत सारी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकता है सेफ़ तरीके से और इनएक्सपेंसिव तरीके से। क्यों? क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, तो इट डजंट क्रिएट एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। बट क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक रिसर्च भी नहीं हो पा रही, ना ही ज़्यादा लोगों को इस फील्ड में एजुकेट किया जा रहा है। बाकी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत सेफ है। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? तो एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री कैन बी असेस्ड थ्रू इंडिकेटर्स। जैसे हमने बताया था कि इंडिया का अगर हमको हेल्थ स्ट्रक्चर पता लगाना है कि वेदर इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो वो पता लगा सकते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड न्यूट्रिशनल लेवल, फिर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इनके थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया का हेल्थ केयर स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हम ऐसे देखें सिर्फ इंडिया को तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर अगर हम उसको कंपेयर करेंगे अदर कंट्री से तो वी विल बी एबल टू गेट कि स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड, स्टिल हम लोग बहुत पीछे हैं। सम ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर्स एंड इंडियाज़ पोजीशन टेबल 8.4 में दिख रहा है। स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट देयर आर ग्रेटर स्कोप फॉर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द हेल्थ सेक्टर। स्कॉलर्स बोलते हैं कि अभी भी गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत कम है हेल्थ केयर सेक्टर में और अभी भी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस टेबल शोज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर सेक्टर इज 4.7% ऑफ टोटल GDP। जैसे हमारे यहाँ पे जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? ओनली 4.7%। दिस इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। हमारे यहाँ पे GDP का कितना परसेंट जो है वो हेल्थ केयर सेंटर में जा रहा है? सिर्फ 4.7%, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। One study points out that India has about 17% of the world's population, but it bears a frightening 20% of the global burden of disease. एक स्टडी से पता चलता है कि हमारे यहाँ पे 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रहती है, मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 17% जो है वो इंडिया में रहती है। बट जितना भी डिसीज़ है उसमें से हमारे यहाँ पे ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ कितना है? 20%। GBD जो एक इंडिकेटर है जो कि एक्सपर्ट यूज़ करते हैं देखने के लिए या समझने के लिए कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो प्री मैच्योरली मर रहे हैं, ठीक है, एज नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड बाय देम इन द स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब कितने लोग हैं जो डिसेबल होने की वजह से प्री मैच्योरली, मतलब मैच्योरिटी के पहले ही मर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे वो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ जो है वो कितनी है? 20%, विच इज़ क्वाइट हाई। इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ GBD इज़ अकाउंटेड फॉर बाय, और ज़्यादातर ये GBD जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ है वो किसकी वजह से? कम्युनिकेबल डिसीज़ है की वजह से, जैसे डायरिया, मलेरिया, ट्यूबरोक्लोसिस। और हर साल अबाउट 5 लाख चिल्ड्रन जो है वो उनको वाटर बॉर्न डिसीज़ होती है, मतलब वाटर से रिलेटेड डिसीज़ होती है, गंदा पानी पी लेने की वजह से डिसीजेज होती है। द डेंजर ऑफ एड्स इज़ ऑल्सो लूमिंग लार्ज। हमारे यहाँ पे एड्स की जो प्रॉब्लम है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मल न्यूट्रिशन, फिर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन, प्रॉपर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से 2.2 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो हर साल मर रहे हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 20% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ही पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ यूज़ कर पा रही है। वन स्टडी हैज़ पॉइंटेड आउट दैट ओनली 38% ऑफ PHCs हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड ओनली 30% ऑफ PHCs हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मतलब पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है, 38% PHCs में ही सिर्फ डॉक्टर अवेलेबल है, फिर 30% PHCs पे ही जो अवेलेबल मेडिसिन की ज़रूरत है वो है। तो समवट इट इज़ लैकिंग कि हर जगह क्या है, कमी है। ठीक है, अब ये जो वर्क दिस आउट है ये तुम्हें खुद को पढ़ना है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ आती हैं पेपर में, मेन एग्जाम्स में आएगी, इवन तुम्हारी अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आएगी। गॉट? तो नाउ दिस अर्बन रूरल एंड पुअर रीच डिवाइड दैट वी विल डू टुमारो।